देखिए क्यों हुई तेजी और अब आगे क्या। बाजार की तेजी के 3 बड़े ट्रिगर रहे आशीष। सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रिगर था जीएसटी कट ट्रिगर था, और जीएसटी कट और उसके साथ साथ जो आरबीआई का एक्शन था वो नंबर 1 ट्रिगर था। नंबर 2 ट्रिगर था Q2 का अर्निंग सीजन। देख लीजिए आप, रोज हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर नंबर्स अच्छे हैं एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले, या एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं। अब तक वो खराब नंबर हाउलर एक भी नहीं आया है, जो पिछले क्वार्टर में तो लगातार एक के बाद एक आ रहे थे। और सबसे बड़ा कारण, हर कोई बेरिश था, कोई पोजीशन नहीं था इस रैली के लिए। FIs 94% शॉर्ट पोजीशंस पर थे। देखिए हमने एक व्यू लिया था जब वो इस पूरी जो कॉन्वर्सेशन का आपको ओपनिंग पॉइंट सुनाया गया था, हमने एक व्यू लिया था उस समय कि हम बॉटम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर एक बार मार्केट आपको सिग्नल दे देगा उसके बाद हम फिर उसमें एक लॉन्ग व्यू ले लेंगे। तो 24, वैसे तो खैर 24,650 से ही हमने एक वो व्यू ले लिया था, लेकिन 24,800 पर उस पर ठप्पा लग गया था। 24,800 से हमने एक व्यू लिया कि अब 24,600 के नीचे की मंदी नहीं है और यहाँ से अब आप लॉन्ग रहिए। और 24,800 से सिर्फ एक व्यू लिया बाय एंड होल्ड का, और एक अगर आप कहें तो हर गिरावट पर बाइंग की भी सलाह थी। और लॉजिक के साथ आपको बताया था कि मार्केट में क्यों नया हाई लगना चाहिए, और अब मोर और लेस नया हाई लग चुका है। क्लोजिंग बेसिस पर तो हम अगर आप देखें तो वो जो जिस दिन हमने 26,270 हिट किया था उस दिन के बाद से हम 26,000 के ऊपर कभी बंद नहीं हुए। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो हम मोर और लेस आ चुके हैं। इंट्राडे में ये लेवल निकलने में थोड़ी दिक्कत आती है। 26,270 का लेवल इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए, थोड़ा सफ़र टफ होगा, बीच बीच में डाउट्स भी आएंगे। वैसे आज सुबह जैसे गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, अब 44 पॉइंट नीचे आ गया। वैसे जो गिफ्ट निफ्टी में जो ट्रेड कर सकते हैं उनके पास तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होती है इस तरीके की। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये 44 पॉइंट भी ना हो, और अगर हम उल्टा ग्रीन में खुल जाएं तो। अब ये मामला 26,000 या 26,200 का नहीं है, वो तो अब हम आ गए हैं वहाँ पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ से ये सोचना है कि यहाँ से डाउन साइड कितनी है और यहाँ से अपसाइड कितनी है। देखिए यहाँ से अब अगर आप ये मान के चलें कि ये पूरी की पूरी रैली अगर फेल भी होती है मान लीजिए, तो अभी 1,500 पॉइंट की डाउन साइड है। लेकिन अपसाइड मुझे लग रहा है अभी भी 30,000 से ऊपर का जो मेरा टारगेट था 4,500 पॉइंट की अपसाइड है। हाँ, बीच बीच में मार्केट आपको पिछले थर्सडे जैसे मूव्स देगा जिसमें आपको लगेगा कि ये मार्केट तो कोलैप्स हो रहा है, वो आएंगे उस तरीके के दिन। लेकिन उसमें अगर आप बाय करेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। बढ़िया है, डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल बढ़िया है। मोटा मोटी रिस्क रिवॉर्ड 3:1 का नज़र आता है। तो बढ़िया समीकरण अभी भी बैठते हुए भारतीय बाजारों के। और सही बात है, कन्विक्शन आया था, पहले हमने मोमेंटम में प्ले करा था, बुकआउट करा था, साइडलाइंस पे बैठे रहे, इंतज़ार किया। जब मोमेंटम का कंफर्मेशन आ गया कि अब पलटेगा नहीं है बाजार, CNBC आवास पे हरियाली की चर्चा शुरू हो गई थी, और पूरा अक्टूबर सीरीज गजब के रिटर्न्स देखे गया ये मार्केट। और अब कई सारे क्या 3 सबसे प्रोमिनेंट रीजन से जो कई बार डिस्कस हुए थे, हाइंडसाइट में यही रीजन से भारतीय बाजारों में इस तरह के पावरफुल मूव्स के। पर ठीक है, कल का भी इस नई सीरीज का आगाज भी बढ़िया हुआ, अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ। आज जो थोड़े से पस संकेत आ रहे हैं, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, समीकरण बैठ कैसे रहे, यहाँ से कैसे कमाई होगी, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्टॉक्स कौन कौन से रडार पर रखने, सब पे बातचीत डिटेल में करेंगे, ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की ओपनिंग से पहले हमारा सारा होमवर्क हो जाए। आशीष, सबसे पहले तो हमें ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना है, और जो यूएस फेड का डिसीजन आया है उसके ऊपर। और फेड के डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो फेड के डिसीजन के बाद उनकी जो कमेंट्री होती है उस पर रिएक्ट करना है। यूएस फेड ने कल रेट कट दिया, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यूएस फेड की जो कमेटी है वो डिवाइडेड है, और वो इस डिसीजन पे भी डिवाइडेड थी। 2 डिसेंटिंग वॉइस थे, लेकिन जो डिसेंटिंग वॉइस है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक डिसेंटिंग वॉइस ने कहा कि नहीं, रेट कट की ज़रूरत नहीं है। एक डिसेंटिंग वॉइस ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि वो 10-2 का जो मामला था तो 10 तो सहमत थे। तो मोर और लेस आप मान सकते हैं कि हर कोई सहमत था इस वाली रेट कट को लेकर। लेकिन पावल ने यह कहा कि दिसंबर वाली पॉलिसी को लेकर फेड में भारी मतभेद हैं, और ये भी कहा कि दिसंबर को लेकर अभी कोई गारंटी नहीं है। मतलब फार फ्रॉम इट, वो उनके वर्ड्स थे कि फार फ्रॉम फॉरगॉन कंक्लूजन कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा। और वो जो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो 90% से 67% पर आ गई है। वैसे होना चाहिए रेट कट, 67% भी मतलब ज़्यादा तो चांस रेट कट के ही हैं। अब थोड़ा सा तो वो भी अपने पास गन पावर रखेंगे ना, थोड़ा वो भी मार्केट को थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम बोल देंगे कि हाँ दिसंबर में मैं दे दूंगा। थोड़ा सा भाई, हम बचपन में भी अगर माता पिता ये
चॉकलेट देते थे तो अगले महीने बोलते थे अगले महीने देखेंगे देंगे कि नहीं देंगे, पहले थोड़ा ना बोलते थे कि अगले महीने भी देंगे, तो वो थोड़ा सा आना चाहिए वैसे रेट कट। यूएस मार्केट भी देखिए ऊपर से नीचे आए, बड़ी रैली थी यूएस मार्केट में, लेकिन वो नीचे आए। एक बार यूएस मार्केट रख दीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट को तो पता था कि ये रेट कट आना है, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद और रेट कट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को दिसंबर में भी रेट कट चाहिए, ये क्लियर है। अच्छा, यूएस मार्केट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग चल रही है, तो उस वजह से। लेकिन ये जो ग्लोबल क्यूज़ है ना, ये मैंने सबसे पहले अपफ्रंट इसलिए मेंशन किया क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी सबसे पहले उसी पर रिएक्ट करेगा, लेकिन वो 15 से 30 मिनट का इम्पैक्ट है बस। उसके बाद मार्केट उसको भूल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस फोकस करेंगे हमारे खुद के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर, हमारे खुद के अर्निंग सीजन पर। वो अभी भी शानदार रहा। देखिए कल जितने भी नंबर्स आए, सेल के नंबर्स ब्लॉकबस्टर हैं। कल चल चुका है लेकिन स्टॉक, ध्यान रखिएगा। कल हमने चैट जीपीटी में मेटल स्टॉक्स डिस्कस करे थे। कल सेल 6.5% ऊपर था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और जगह है आज मेरे ख्याल से ऊपर चलने की। आईओसी, ये हम लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहे थे। आईओसी के बाद एचपीसीएल के नंबर्स भी शानदार आए हैं, लेकिन अगेन आईओसी तो खैर कल नंबर्स पे चला, एचपीसीएल साथ साथ चल चुका था 3.5-4%। अब यहाँ पर फिर भी लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जगह है। एलएनटी के नंबर्स को लेकर आप कह सकते हैं कि थोड़े इप्स एंड बट्स हैं, लेकिन मैं एलएनटी को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आगे ग्रोथ गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है एलएनटी की, और अगले 6 से 9 महीने में ये मार्केट को लीड भी कर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो आज अर्निंग्स आएंगी, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने हैं आज मेरे ख्याल से। आज अर्निंग्स के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट डेज है। आईटीसी, सिप्ला, एनटीपीसी इंडेक्स में से बैंक्स में बंधन बैंक और कैनरा बैंक, उसके अलावा डाबर के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। डाबर इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा, क्योंकि और ये डाबर मार्केट आवर्स में आता है, ध्यान रखिएगा, करीब 1-1:30 बजे। तो एफएमसीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्साइड, आईएफएल फाइनेंस, आईएक्स के लिए तो आज दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर है, और आज वो एप्टल की वो डिसीजन भी आना है उस पर, जो उनकी अपील थी उसके ऊपर। लूधा, मन्नापुरम, एम्फेसिस, पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनियन बैंक। तो आज हमारी टिकट टीम बिजी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नंबर्स आने वाले हैं मेरे ख्याल से। सेकंड हाफ के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा आज। और रेस्ट एश्योर्ड, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रिजल्ट भी सीएनबी आवाज़ पे देखने को मिल रहे होंगे आपको, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट्स को डिकोड भी टीम कर रही होगी, जो भी उस टाइम पे एंकर्स होंगे गेस्ट के साथ। पूरे दिन बिजी रहना है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, पिछली सीरीज तो बहुत बढ़िया, वो मोमेंटम हमने पकड़ा। अब यहां से इस नई सीरीज नवंबर वायदा के लिए कहाँ नजर रखूं, कैसे मार्केट्स को अप्रोच करूं? अब कल आगाज तो बढ़िया हुआ था सीरीज का, नजर कहाँ रहेगी, रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए मैं एक आपको टेबल दिखाता हूँ पिछले 4 दिनों का निफ्टी का मूव, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट क्या कर रहा है। बाकी सब चीज़ें मेरा खुद का व्यू की कोई वैल्यू नहीं है। मैं मार्केट के जो रीडिंग है ना उसको सबसे इंपॉर्टेंस देता हूँ। 23, 27, 28 और 29, ये 23 फ्राइडे को था और 27, 28, 29 इस हफ्ते को। चारों दिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, निफ्टी ने इंटरडे में 26,000 क्रॉस करा। 26,104, 26,006, 26,041 और कल 26,098। किसी भी दिन पहले इन चार में से 3 दिन हम 26,000 के ऊपर नहीं बंद हो पाए, और काफ़ी गिरावट के साथ बंद हुए। 25,891, नहीं वापस टेबल दिखाइए प्लीज़ मेरी, मैं अभी फिनिश नहीं किया था मैंने। 25,966, 25,936 और उसके बाद फाइनली कल 26,054 पर हम बंद हुए। मतलब 3 दिन तक आपने 26,000 को क्रॉस किया इंट्राडे में, लेकिन उसके ऊपर आप बंद नहीं हो पाए। कल हम आखिरकार 26,000 के ऊपर बंद हुए। क्लोजिंग मैटर करती है मार्केट की। ओपनिंग इंट्राडे में मार्केट इधर उधर जाए, लेकिन क्लोजिंग मार्केट की मैटर करती है। क्लोजिंग जैसे एक ईडीएम है स्टॉक मार्केट में, एमेच्योर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट। बिकॉज इंट्राडे में तो आप फिर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्लोजिंग में अगर आप पोजीशन लेके जा रहे हैं तो आप हेज कर सकते हैं, आप अपने आप को आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। अगर 400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो कौन सा स्टॉप लॉस लगेगा? तो इसके लिए जो क्लोजिंग में पोजीशन लेके जाता है वो एक रिस्क लेता है, उस हिसाब से बड़ा रिस्क लेता है वो। तो मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। लेकिन सिंस आपने सवाल पूछा कि अब स्ट्रैटेजी क्या हो, इशू ये होगा कि मार्केट में ना अब सेक्टर रोटेशन होगा बहुत ज़बरदस्त। जैसे कल मेटल्स चले फॉर एग्जांपल बहुत शानदार तरीके से, उससे पहले पीएसयू बैंक चले थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कल चली। अब ये सारे मूव ना आप प्रीएम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। हर सेक्टोरल मूव को आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसके लिए इस समय बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि आप सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करें बेसिकली,
क्योंकि किसी दिन बैंक चलेगा, किसी दिन आईटी चलेगा, कभी एफएमसीजी चलेगा, कभी ब्रॉड बेस्ड बाइंग होगी। और एक चीज़, एफआई की सेलिंग से ना आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जिसे कहते हैं ना गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, ये गॉड्स गिफ्ट नहीं है कि वो गलत नहीं पढ़ सकते। अक्टूबर में हमने देखा कि जब वो गलत पढ़ते हैं तो बुरी तरीके से गलत पढ़ते हैं। 94% शॉर्ट पोजीशन से उन्होंने शुरुआत की थी, क्या शॉर्ट्स की धुलाई हुई, एक ही सीरीज में 1300 पॉइंट की रैली आ गई फ्राइडे में। तो ये हमने देखा है कि एफआईज भी गलत पढ़ सकते हैं, और अब वो वापस ज़ोरदार तरीके से शॉर्ट हैं, तो इसका मतलब हम फिर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बेसिकली पॉसिबल है यहाँ पर। अब वापस वो 80% 82% के करीब शॉर्ट पोजीशन पर आ गए। हाँ, एक चीज़ है, अगर निफ्टी 25,800 के नीचे बंद हुआ तो हम अपने इस लॉन्ग व्यू पर फिर से रिव्यू करेंगे, तब हम रिव्यू करेंगे। वैसे उसके चांसेस थोड़े से कम ही हैं, लेकिन मार्केट में हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छा, 25,800 के नीचे बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉन्ग ट्रेड खत्म हो गई, लेकिन हम रिव्यू करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को। अभी तक जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप्स की है, और एक स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, इस समय निफ्टी पर फोकस करें। निफ्टी पे फोकस करेंगे, मतलब हमें करना क्या है, कहाँ नज़र रखनी है, वो तो बात हो गई। कैसे उसको हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह मुलाकात हो रही होगी, रोज़ सुबह बातचीत हो रही होगी, रोज़ सुबह रणनीति पे रिवर्क कर रहे होंगे हम लोग। आज की रणनीति के लिए कुछ देर का इंतज़ार करिए। पहले चार्ट जीपीटी पार्ट 1 जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। शुरुआती चार्ट जीपीटीज क्या क्या है? बिल्कुल, देखिए चार्ट जीपीटी में पहला आज जो शेयर हम ले रहे हैं वो है गेल का। गेल में एक शानदार ब्रेकआउट आया। ये गेल का डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देखिए, एक ही कैंडल में आपने 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। और आई थिंक कल एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई थी। गेल में वो जो हर कोई वेट कर रहा है उसका, उनका जो प्राइस का डिसीजन आना है उसको लेकर, करीब यहाँ पर 4 गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं। एक महीने के एक तिमाही की ऊंचाई पर भाव है, और एफ&ओ में भी लॉन्ग बिल्डअप है। इस वजह से पहला स्टॉक है जो मेरे रेडार पर आया। दूसरा स्टॉक जो रेडार पर आया वो है पीएफसी। आई थिंक पीएफसी आरईसी के लिए कल बड़ी खबर आई थी, वो जो रॉयटर्स पर खबर आई थी कि एक पावर डिस्कॉम्स को बेल आउट की अगर तैयारी चल रही है, तो वो इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और मेरे ख्याल से अब सरकार का अगला फोकस अगर पावर पर रहा तो इस स्पेस में मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पर एक ही कैंडल में देखिए आप क्या शानदार मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए, डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम, लॉन्ग बिल्डअप, सब कुछ हुआ यहाँ पर। एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं नॉर्मली कवर नहीं करता हूँ, लेकिन कल आया रेडार पर। कल हमने इंटरडे में बात भी की थी इसकी, पतंजलि। कल पतंजलि में ज़ोरदार ब्रेकआउट आया, पतंजलि फूड्स 200 डे मूविंग एवरेज से, और एक बड़ा मूव आया कल 4 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ यहाँ पर। तो ये एक और स्टॉक है जो मेरे रेडार पर। और चार्ट जीपीटी 1 का पहला स्टॉक लास्ट स्टॉक HCL टेक। HCL टेक में हायर हाइज और हायर लोज बने हैं। कल आज सुबह एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मिंट में कि कॉग्निजेंट इंडिया में आईपीओ करने का सोच रही है। वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है यूएस में, तो ड्यूअल लिस्टिंग कैसे होगी, क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉग्निजेंट की लिस्टिंग होती है इंडिया में, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है, तो भाई इंडिया में ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं तो वाई नॉट। तो इन दैट केस फिर एक चीज़ हो जाएगी, वो इन्फोसिस का सेकंड लार्जेस्ट का खिताब छिन जाएगा, वो कॉग्निजेंट है। तो लेकिन जो भी है, तो थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में भी वो एक फ्लेवर रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो HCL टेक का। और 4 और स्टॉक्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा। अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कमाई के बढ़िया आइडियाज़ के लिए क्या दिक्कत है। आज के चार्ट जीपीटी 1 जो हो गए मुनाफे की तैयारी वाले, उनमें बढ़िया से ब्रेकआउट्स जहाँ जहाँ स्पॉट करे गए। गेल में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में, पतंजलि फूड्स में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बन रहे हैं HCL टेक में। इसीलिए इस आईटी दिग्गज को भी आप अपने रडार पे रखें। ग्लोब का हैंडओवर इतने बड़े इवेंट्स के बीच में बुरा नहीं है। अब हमारा सेटअप कैसा बैठा है? सेटअप थोड़ा सा कल बिगड़ा है कंपैरेटिवली, क्योंकि थोड़ी सी हमें आदत लग गई थी कि एफआई की या तो बाइंग या बहुत कम सेलिंग देखने की। कल बहुत दिनों के बाद उनकी सेलिंग जो है वो थोड़ी सी मीनिंगफुल है। कल करीब करीब 2,500 करोड़ की एफआई की सेलिंग है, लेकिन सामने डीआईएस का कैश बढ़ा है। डीआईएस के और कल एफआई के वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब 10,000 के आसपास, 10,000 के करीब ग्रॉस वॉल्यूम है, और डीआईएस के उल्टा 19,000 का ग्रॉस बाइंग का नंबर है। तो डीआईएस ने बड़ी बाइंग की है, वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर 30 सितंबर के बाद। वैसे ये डीआईएस की सबसे बड़ी खरीदारी है। ये देखिए, ये वो जो, इसलिए मैं कह रहा था वो जो 10,340 करोड़ का नंबर था ना, वो थोड़ा सा चीज़ें खराब कर देगा। वो वैसे भी सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड स्टफ था, उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स एंड पोजीशनिंग पर। यहाँ ये वापस शॉर्ट जोड़ना शुरू हो गए हैं।
लगता है कि पिछले महीने की पिटाई से दिल नहीं भरा, तो फिर थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं, वो अगली प्लेट में आपको दिखाई देगा। 424 लॉन्ग ऐड हुए, लेकिन 6500 शॉर्ट ऐड हुए हैं। 1200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है आशीष, हालांकि स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग है, करीब करीब 800 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है, करीब करीब 1000 करोड़, बैंक निफ्टी में 200 करोड़। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब 2 दिन से इंडेक्स फ्यूचर्स में वापस सेलिंग हो रही है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस जैसे हम कह रहे हैं 1,28,000 पर पहुंची हैं। कल 6500 शॉर्ट ऐड हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि कल थोड़े से लॉन्ग ऐड हुए हैं। फर्स्ट डे था नई सीरीज़ का, तो वो लॉन्ग बिल्डअप समझ में आता है, करीब करीब 2,61,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। और स्टॉक फ्यूचर्स की बात हो रही थी, और 63,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। चलिए अब आ जाते हैं FIs के लॉन्ग शॉट पर। FI का लॉन्ग शॉट का वो आपने ग्राफ देखा, और टेबल दोनों देख लेते हैं। ये ग्राफ है, ये ऑब्वियसली लोअर लेवल से तो ऊपर आया है, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स का एक्सपोजर ट्रेंड देखिए, 26% तक पहुंचे थे हम, अब करीब करीब 19% पर हैं। 98,000 शॉर्ट्स हैं सिस्टम में। इंडिया विक्स फ्लैट था, पुट कॉल रेशियो 1.14 पर आया, और एक ही स्टॉक बैन में एज इट इज़ बना हुआ है, जो फर्स्ट डे बैन में है, समान कैपिटल। सेकेंड डे भी समान कैपिटल बैन में, और कोई बैन में एडिशन नहीं है। बढ़िया, ये है हमारा ट्रेड सेटअप। बढ़िया डोमेस्टिक इनफ्लोज कल बाजार में आते हुए नजर आए। हो गए दोनों इंपॉर्टेंट क्यू समझ लिए। अब आइए आज के निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी पे। ध्यान रखिएगा, आज सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है। कल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। हमने लॉन्ग सुबह कंटिन्यू करने की बात करी थी, और सुबह की चर्चा में था बल्कि 850 900 के जोन्स पर अगर आ रहा हो तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा 750 के स्टॉप के साथ। वो उस 950 के आसपास मिला भी भारतीय बाजार, और वहां से फिर 26,100 की तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर डाली। कर बढ़िया रहा वो, लॉन्ग कंटिन्यू करना और डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढना, मिला भी वो मौका। अब आज के लिए रणनीति लेकिन क्या होगी? थोड़ी सी पस्त ओपनिंग है, आप कह रहे हो शायद ऐसा भी ना हो, लेकिन रणनीति क्या होगी, लेवल्स क्या वॉच करने? बिल्कुल, देखिए पहला सपोर्ट है 25,950 से 26,000 का, और पहले सपोर्ट पे ही लें आशीष, सिंपल है। और बड़ा सपोर्ट है 25,800 से 25,850 का। अप्रोच सिंपल है, फर्स्ट सपोर्ट पे लेके सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा दें। डे ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखिएगा अभी हमारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि पोजिशनली तो हमने एक व्यू लिया ही है कि अब कैरी करना है इस मार्केट को। बेस्ट जोन होगा 25,950 से 26,000 का, और ऐड का जोन होगा 25,850 से 25,950 का, और 25,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में भी, क्लोजिंग में भी, दोनों में। क्लोजिंग में चाहे तो थोड़ा और ऊपर भी रख सकते हैं, वैसे क्लोजिंग में तो आप 25,950 का भी रख सकते हैं स्टॉप। इंट्राडे में लेकिन 25,800 के करीब का रखें। फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 26,100 से 26,150 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी 26,250 से 26,300। 26,100 से 150 क्रूशल जोन है, क्योंकि पिछली सीरीज में एक्सपायरी के जस्ट पहले हम वहीं से थोड़ा सा फिसले थे, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको क्रॉस करने में। अगर 150 क्रॉस हो गया तो फिर 250 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसके बाद फिर 250 से 300 में, जहाँ ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है आपका, यहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको निफ्टी में। ये है निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ये है लेवल्स, और देखते हैं खुलने के बाद खुलते कहाँ हैं, पहले तो ये देखते हैं, और रुझान कैसे बैठ रहे हैं, उसके बाद इसी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करते हुए कमाई के मौके दिन के दौरान बनते चले जाएंगे। निफ्टी बैंक हालांकि हमारी गो टू पॉकेट निफ्टी 50 है, ये अपफ्रंट बातचीत हो गई। इवन कल भी यही बात हो रही थी, निफ्टी बैंक से दूर ही रहना है। कल अंडर परफॉर्म कर गया है वो, जब वो 0.5% निफ्टी चला था, निफ्टी बैंक चलने के बावजूद सिर्फ 1/4% बढ़त थी, और जबकि कल दिग्गज चले उसके बावजूद ये हाल था। तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक से बचें। इंडिविजुअल स्टॉक्स की कहानी अलग थी, वो रोज मैप भी हो रही है। निफ्टी बैंक में फिर भी लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक में सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरा व्यू यही रहा है कि अभी निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं मिल रही है। देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, हालांकि निफ्टी बैंक लगातार ऑल टाइम क्लोजिंग हाई दे रहा है, तो अगर आपके पोजिशनल लॉन्ग है तो आप बने रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें, ये हमारा एक व्यू रहा है आशीष। आपको याद होगा परसों हमने इंडसइंड बैंक समझाया था। पिछले महीने जब इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए थे, तब मैंने एक व्यू लिया था कि यहाँ पर इस लेवल पे शॉर्ट मत करें, बल्कि अगर नीचे खुले तो एक बहुत अच्छा मौका होगा। वो 736-40 के करीब उसने एंट्री दी, और उसके बाद से रुका नहीं है ये इंडसइंड बैंक का, और 2 दिन में 6% भाग चुका है, और उस दिन से तो खैर काफ़ी ऊपर भाग चुका है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स थोड़ा नियर टर्म का व्यू रखते हैं, इसके लिए मैं सिर्फ 2 दिन के व्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सपोर्ट रहेगा आपका 57,800 से 58,000 का,
जो लेवल बेस्ड ट्रेडर है उनके लिए मैं लेवल बता देता हूँ सिर्फ, और रेजिस्टेंस रहेगी 58,500 से 58,700 के बीच। तो ये आपका एक बैंक निफ्टी पर व्यू रहेगा। निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। थोड़ा सा एक्सपायरी डे है, वॉच करेंगे। सारे डेवलपमेंट्स भी आ रहे होंगे कुछ ही देर में, हमारे खूब सारे रिजल्ट्स भी आने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डे खड़ा है। आइए अब आज के बिग स्टॉक्स डॉक्टर साहब लाएंगे जरा स्टिंग। कितने, कौन कौन से और कहां कहां नजर रहेगी आज हमारी? बिल्कुल। देखिए कितने तो मैं आई थिंक एक बार जरा जब बोल लेंगे मैं काउंट कर लूंगा। हाँ, आप काउंट कर लेना। तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे डॉक्टर रेड्डीज। कल ना एक बार डॉक्टर रेड्डीज का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। कल मैं और गावा सर एकदम से बात कर रहे थे दोपहर को 2:30 बजे कि डॉक्टर रेड्डीज को देखिए एक बार अचानक से क्या हुआ, और उन्होंने ये बात कही थी कि ये उनके बेचने से तो नहीं आया स्टॉक नीचे, किसी बड़े ने बेचा है ये किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने कल डॉक्टर रेड्डीज को ऑफलोड किया है। कहीं ना कहीं एक सेंस थी किसी को कि ये बड़ा नेगेटिव आ रहा है, और बहुत बड़ा नेगेटिव है ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कनाडा से इनको एक नॉन कंप्लायंस नोटिस मिला है। एक ड्रग है समाग्लैटिट्यूड, जो ओजेम्पिक, अब हर कोई ओजेम्पिक यूज़ कर रहा है। वो टीवी सेलिब्रिटी से लेके बॉलीवुड से लेके हर कोई ओजेम्पिक से ही अपना वेट कम कर रहा है। तो ओजेम्पिक का एक जेनेरिक है, उसके लिए इनको नोटिस मिला है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आशीष ये जो इसका पेटेंट है ना, देखिए हमारी ये जो कंपनियां ये क्या करती हैं, इनके पास जो खुद के तो ड्रग होते नहीं हैं, तो जो बाकी कंपनियों के जेनेरिक ड्रग्स होते हैं उनका ये जेनेरिक वर्जन बनाती हैं। तो इस ड्रग का सेमाग्लूटिट्यूड का जो पेटेंट है वो जनवरी 2026 में ख़त्म हो रहा है। जनवरी 2026 मतलब 3 महीने बाद। रेवलमेड मोर और लेस अपनी लाइफ पूरी ख़त्म कर चुका है। तो अब इनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, ये कनाडा से आया है, लेकिन नॉर्मली यूएस एफडीए वही करता है जो कनाडा करता है। यूएस और कनाडा के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं वो दोनों ऑलमोस्ट सेम व्यू रखते हैं। तो मार्केट एक अजम्पशन लेगा कि अगर कनाडा ने इस तरीके से आपके अगेंस्ट एक वो लिया है तो वो यूएस एफडीए भी वैसा ही करेगा। इसके लिए कल डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर 8% नीचे था। अब कल हम ऑलरेडी 3% यहाँ पे गिर चुके हैं, तो इसका मतलब शायद और 5% का एक रिस्क रहेगा यहाँ पर। लेकिन इशू क्या है, ये बड़े प्लेयर्स के लिए वो ऑलरेडी कल शॉर्ट करके गए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके का पैटर्न है ये नॉर्मली ऐसे ही नहीं गिरावट आई है। तो इसके लिए बहुत बड़ा गैप डाउन अगर हो जाए उसके बाद आपके लिए कुछ बचेगा नहीं शॉर्ट करने के लिए। लेकिन ये स्टॉक जो है ना अब थोड़ा सा ये इसके लिए नेगेटिव है, तो इस वजह से देखते हैं लोअर लेवल से रिकवरी आती है नहीं आती। लेकिन आज का मुझे लग रहा है कि ये मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो पॉसिबल है। डॉक्टर रेड्डीज में आज बड़ी गिरावट है। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन के लिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? यूएस एफडीए ने अमेरिका में बायोसिमिलर की जो मंजूरी है ना उसको बढ़ाने की जो उसकी रफ्तार बढ़ाई है। एक नया ड्राफ्ट गाइडेंस उन्होंने जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बायोसिमिलर्स को बायोलॉजिक्स का कम खर्च वाला विकल्प बनाने की कोशिश की जाए। बायोकॉन यही करती है, बायोकॉन का बिजनेस यही है मेनली। तो इस वजह से ये एक मेरे ख्याल से एक रेड्डीज हो सकता है गिरे, तो बायोकॉन हो सकता है कि पॉजिटिव रहे। तो ये तो दो हो गए खबरों वाले शेयर। उसके बाद आते हैं नंबर्स पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। नंबर्स ठीक ठाक हैं। अगर आप नंबर्स को देख के कहेंगे कि ठीक ही तो है और स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है, तो फिर क्यों हम ग्रीन में ले रहे हैं। एल&टी की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। जो ऑर्डर बुक की गाइडेंस है ना उनकी, वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ने साल के शुरू में 10% की ग्रोथ का गाइडेंस दिया था और फर्स्ट हाफ में 39% की ग्रोथ आ चुकी है ऑलरेडी। तो सोचिए आगे के लिए 3-4 क्वार्टर्स के लिए किस तरीके के नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस वजह से ये लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है ये एक रेडार में रहेगा हमारे पॉजिटिव व्यू से। अब सेल के केस में क्या हुआ, कल 6% चल गया स्टॉक। लेकिन एक और बात थी कि कल तो सारे मेटल्स चल रहे थे तो उसकी वजह से सेल भी चल रहा था। लेकिन सेल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। रियलाइजेशन में अनुमान से कम गिरावट है। एबिडा अनुमान से कहीं अच्छा है, 1995 के मुकाबले 2528 करोड़ का। मार्जिन 8% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 9.5% पर आया है। वॉल्यूम 7% की ग्रोथ आई है। डेट कम हुआ है। डेट तो इन सब कंपनियों का कम होगा ना, अब जब मेटल्स में साइकिल अच्छी चल रही है तो वो इसको यूज़ करेंगे अपनी डेट को कम करने के लिए। तो इस वजह से और फाइनली बहुत समय के बाद, और वीरू खुश होंगे इस चीज़ से सुनकर, बहुत समय के बाद BHEL ने दिल खुश करने वाले नंबर डिलीवर करें। BHEL के ऑपरेशनल नंबर्स मैसिव हैं।
मैं देख रहा था मार्जिन नंबर और नेट प्रॉफिट नंबर, एबिटा मार्जिन उनका 4.18% से बढ़कर आया है 7.73% पर। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 3% के मार्जिन लाएंगे, ये 7.73%। और मुनाफा 69% बढ़ा नहीं है, इसको ये हटा दीजिए प्लीज़, ये तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है, इसको हटाइए प्लीज़। एक्सपेक्टेशन से 69% ज़्यादा नंबर है। नेट प्रॉफिट जो नंबर आया है ना, वो 69% ज़्यादा है, 374 करोड़। मतलब प्रॉफिट का जो पोल था उसके मुकाबले एक्सपेक्टेशन से 69% बेटर है। नंबर्स 69% बेटर नहीं है, प्रॉफिट तो उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हम लेके चल रहे थे उसके मुकाबले 69% ज़्यादा बेटर है BHEL। तो इस वजह से ये भी आज ग्रीन मिल गया है मैंने। बहुत बढ़िया। ये है आज के बिग स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज आज का एक्सीडेंट, मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो होता हुआ नजर आएगा, सेमाग्लुटाइड इंजेक्शंस को लेकर जो सरदर्द सामने आता हुआ। बायोकॉन बायोसिमिलर्स के अप्रूवल्स की रफ्तार यूएस में बढ़ रही होगी, इस कंपनी के बिजनेस के लिए बढ़िया खबर। लार्सन एंड टूब्रो रिजल्ट्स इन लाइन हो सकते हैं, 10% मार्जिन के सामने 10% मार्जिन आए जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार, पर ऑर्डर बुकिंग बहुत स्ट्रांग है और गाइडेंस के सामने कहानी कहीं बेहतर होती हुई, इसीलिए ये ग्रीन ही रखेंगे। सेल ऑपरेशनली एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस हाँ कल चल चुका है, लेकिन उन नंबर्स को देखते हुए फिर भी ग्रीन। और BHEL इन ग्रीन अपने जबरदस्त Q2 परफॉर्मेंस के चलते। ये हैं बढ़िया आज के 5 बिग स्टॉक्स आपके लिए।